बुक एक मिल जाएगी। न्यूमेरिकल कौन सा था आज? 9। आइए जी डिस्कस करते हैं। किया हुआ आप लोगों ने? कितने लोग वैसे ऑनेस्टली से कर रहे हैं सवाल रोज का एक? ठीक है, कुछ फ़ायदा हो रहा है? कोई फॉर्मेट सब याद हो गए? कुछ बेहतरी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता? ठीक है, आइए जी क्वेश्चन नंबर 9 जुल्फ़िकार वाला। ठीक है, पेज 384। मिस्टर जुल्फ़िकार, अ सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ मिर्ज़ा पेट्रोलियम लिमिटेड, रिटायर्ड ऑन मार्च 31 2009 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 19 ईयर्स ऑफ डेडिकेटेड सर्विस। तो सैलरी का सवाल है जी। द डिटेल्स ऑफ मिस्टर जुल्फ़िकार इनकम फॉर टैक्स ईयर 2009 आर गिवन बिलो। 2009 की डिटेल्स दी गई हैं। मंथली रिम्यूनरेशन बेसिक सैलरी है जी 2,80,000 इंटू 12 करेंगे। मेडिकल अलाउंस 45,000। क्या करना है जी इसका? क्या सवाल में कोई मेडिकल फैसिलिटी या रिम्बर्समेंट है? नहीं। हाँ, तो इसका मतलब है अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जाम कर दिया जाएगा, बाकी ऐड कर दिया जाएगा। यूटिलिटीज़ अलाउंस ये तो सारा ऐड होगा, और कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस ऐड होगा। तो अलाउंसेस जितने भी हैं वो आपको पता है सारे के सारे ऐड होते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड, जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है उसकी मार्केट वैल्यू है 90,000। तो इसका मतलब ये है कि 90,000 इंटू 12 या फिर 45% ऑफ बेसिक सैलरी, दोनों को कंपेयर किया जाएगा और हायर को हम इनकम फ्रॉम सैलरी में जाके ऐड कर देंगे। बात समझ आती है? ओके। एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर जुल्फ़िकार टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2 लाख इज टू बी बोर्न बाय MPL। 2 लाख रुपए की जो टैक्स लायबिलिटी है वो मिस्टर जुल्फ़िकार की कंपनी ने बेयर करनी है। तो 3 दफ़ा हमें ग्रॉसअप करना पड़ेगा, ऐसे ही है? ओके, क्यों सर? उसने 2 लाख खुद अमाउंट आपको दे तो दिया, वाई ग्रॉसअप? ग्रॉसअप तो तब करते हैं जब उसने ये ना बताया होगा कितनी उसने बेयर करनी है। तो बस ठीक है, सारे 2 लाख या 2 लाख सैलरी में ऐड हो जाएगा। ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिसीव्ड ग्रेचुटी ऑफ ₹26,60,000 फ्रॉम एन अनरिकॉग्नाइज्ड ग्रेचुटी फंड मेंटेन्ड बाय MPL। रिटायर होने के बाद उसने 26,60,000 रुपए की ग्रेचुटी अनरिकॉग्नाइज्ड फंड से रिसीव की। तो क्या पढ़ा है जी इसके बारे में हमने? 75,000 या फिर अप टू 50% विच एवर इज लोअर। तो 50% तो 13,30,000 है, 75,000 एग्जाम्प्ट होगा, बाकी सारा टैक्सेबल हो जाएगा। ही इज रिसीविंग पेंशन अमाउंटिंग टू ₹50,000 पर मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। एग्जाम्प्ट पेंशन तो एग्जाम्प्ट होती है, अगले सफे पे है। ही इज ऑल्सो रिसीविंग पेंशन, ओ तेरी खैर, पेंशन तो एक से ज्यादा हो गई। ही इज ऑल्सो रिसीविंग पेंशन अमाउंटिंग टू ₹12,000 पर मंथ फ्रॉम अ मल्टीनेशनल कंपनी वेयर ही वर्क फ्रॉम 1975 टू 1990। तो सर अगर पेंशन एक से ज्यादा हो जाए फिर क्या करना होता है? हायर वाली एग्जाम्प्ट होती है, तो 50,000 वाली एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, ये 50,000 इसलिए है कि वो 50,000 है, ये 12,000 है इसलिए। नहीं सर, आपको मैंने बताया था कि पूरे साल की कैलकुलेट करनी है। अब देखें कि वो रिटायर कब हुआ? वो रिटायर हुआ जी मार्च 31 2009 को। खुदा के बंदो 31 मार्च को हुआ है, तो सारी चीजें 9 से मल्टीप्लाई होंगी ना, 12 से क्यों होंगी? ऊपर तो बता क्यों नहीं रहे? मैं बोल रहा हूँ सैलरी 12 से, यूटिलिटी 12 से, चुप करके देख रहे हैं। और भाई फिर 9 से होंगी ना, अगर वो मार्च 31 को रिटायर हो रहा है, इंटू 9 होंगी। तो सर इसका मतलब है कि पेंशन उसको करंट से मिली होगी 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख रुपए की पेंशन उसको यहां से मिली, और एक पेंशन उसको पहले से मिलती आ रही है 12,000 इंटू 12, 1,44,000। अब बताएं हायर कौन सी है? सर 50 और 12 को नहीं देखना, इसको देखना कि कौन सी हायर है। ये अगर 4 महीने की भी हो जाती ना, सॉरी ये अगर 2 महीने की होती तो ये लाख होता, 144 होता, फिर हम इसे एग्जाम्प्ट करते। तो ये बात आपको मैं पहले भी बता दी थी कि पेंशन को आपने पर एनम बेसिस पे देखना है, पर मंथ बेसिस पे नहीं देखना। ठीक है, आसान बात थी। ऑन जनवरी 1 2009, हमारे ही साल की बात हो रही है, he rented out one of his residential bungalows to a private school for ₹1 लाख per month and received advance rent for 2 years। ये advance rent जो है ये एडजस्टेबल है, तो ठीक है, हमें तो बस एक्रूवल बेसिस पे करना होता है ना। तो लाख इंटू 6 करेंगे हम, बस 6 माह का रेंट इस साल फॉल करता है, और साथ हम 20% रिपेयर अलाउंस तो करेंगे, वो तो हमें पता ही है। ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20,000 ऑन सेल ऑफ अ पेंटिंग। तो पेंटिंग का लॉस तो आपको पता है किसी खाते में नहीं आता, फारिग करेंगे। सवाल पूरा हो गया। काश 21 नंबर का सवाल आज के दौर में आ जाए। कल ज़मीर अंसारी साहब से मिलकर आइएगा, ओके? नहीं बोलेंगे, ज़मीर अंसारी साहब से, क्वेश्चन नंबर 10, ओके? जी, इसमें आपको बताया गया था कि नॉर्मली रूल ये है, हायर ऑफ 45% ऑफ बेसिक सैलरी, या फिर वो अमाउंट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता अगर घर ना देता। यही बात थी ना, ये था। अब कभी कभार सवाल में ना वो ये कह देता है कि एम्प्लॉयर ने जो है ना वो घर जो है वो किराए पे लेके दे दिया, उसके पास खुद घर नहीं था,
उसने किराए पे लेके घर दे दिया। तो इस सूरत में ना हमें वो सवाल के अंदर या तो बता देता है इतना रेंट पे हो रहा है, या फिर ये बता देता है कि इस रेंट की मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अगर सवाल में वो ये ना बताए कि वो कैश अगर घर ना देता तो कितना देता, वो कैश अगर ना गिवन हो, तो फिर जो घर उसने आपको किराए पे लेके दिया मैंने उसका रेंट या फिर उसका फेयर मार्केट रेंट, उसको ही एज्यूम कर ले कि ये वो अमाउंट है जो एम्प्लॉय को देता अगर घर ना देता। ओके, तो इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसी है। 90,000 इंटू 9 करेंगे अब आप 12 नहीं करेंगे, अब आप 9 करेंगे क्योंकि 9 महीने बाद वो रिटायर हो रहा है। ठीक है जी, ओके। आए जी वापस चैप्टर 15 पे। हम पढ़ रहे थे किन लोगों ने रिटर्न जमा करानी है। वो जो एक भाई कल निकले थे, 2 निकले थे भाई। अच्छा, एक तो बैठे हुए, दूसरे भाग गए, वो डर गए वो शायद कि पता नहीं कहीं कोई मसला ही ना हो जाए। तो सर कराइए रिटर्न जमा, आपने फिर करा दिया? क्या बात, चले अच्छी बात है। ले जी, हम गालिबन पॉइंट 8 तक पहुंच चुके थे। 8 तक जरा एक दफा गो थ्रू कर लें सेक्शन 114 में, और बताइए अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, वरना फिर हम पॉइंट नंबर 9 पे डायरेक्ट जाते हैं। समीर असगर का नंबर है, उसको जरा मैसेज करके बुला लो तो। शुक्रिया जी। क्या लिखेंगे? हे ब्रो हाउ आर यू, ये लिखेंगे? मैसेज में लिखेंगे ब्रो हाउ आर यू? अच्छा, सर बुला रहे, ओके, वेरी सिंपल, सर बुला रहे, सीधी बात। ले जी, पॉइंट 8 तक किसी को कोई इशू? बल्कि उससे कहें यार वो चाय ले यार, ऐसे बेचारा आएगा फिर जाएगा, कहते हैं चाय ले। सर मुस्करा रहे हैं आप, है खुश क्यों हो रहे हैं? मुल्क के हालात से खुश हैं आप? बहुत दुखी हैं? दुखी में हंसते हैं आप, क्या टेंशन है? क्या टेंशन है मेरे भाई को? टेंशन? कोई टेंशन नहीं। पॉइंट नंबर 8 तक किसी को कोई मसला? आइए 9 पे चलते हैं। 9 शायद आप लोगों के लिए, आप लोगों के मुस्तकबिल के लिए, अभी के लिए नहीं है। ले जी, इस पॉइंट के तहत इज अ रेजिडेंट पर्सन, आपका रेजिडेंट होना भी जरूरी है, रजिस्टर्ड विद एनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और आपकी रजिस्ट्रेशन किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के साथ हुई हो तो फिर भी आप पे रिटर्न जमा कराना लाजमी है। सवाल यह है कि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्या होता है, किसी को पता? ये नाम शायद कभी किसी ने सुना हो, शायद हो, लेकिन ये होता क्या है, किसी को पता? असल में ना एक प्रॉब्लम ये होती है कि पाकिस्तान, ये बल्कि पूरी दुनिया में ही है, लेकिन हम पाकिस्तान को मिसाल बनाते हैं। पाकिस्तान के अंदर ना बेशुमार लोग हैं जो कि कारोबार कर रहे हैं। ठीक है, अब जब लोग कारोबार करते हैं तो हज़ारों तरह के लोग कारोबार करते हैं। कोई प्लास्टिक का कर रहा है, कोई मोबाइल का कर रहा है, कोई मार्कर का कर रहा है, कोई पेपर का कर रहा है, कोई एसी का कर रहा है, कोई लकड़ी का कर रहा है। हर बंदा अपना अपना कारोबार कर रहा है। अब जाहिर बात है जो बंदा जो भी कारोबार कर रहा है उसको उस कारोबार में क्या क्या मसले मसाइल पेश आते हैं उसको पता है। अब होता क्या है, हर साल ना बजट आता है, जैसे कि आजकल या जून में बजट आ जाना है। अब उसके लिए ना कोई फरवरी मार्च से ना काम होना शुरू हो जाता है, तैयारी शुरू हो जाती है उसकी। अब उसके अंदर ज़ाहिरी बात है जब भी बजट आता है, बजट में क्या होता है, गवर्नमेंट ने उस पर टैक्सेस लगाने होते हैं, ड्यूटीज़ लगानी होती है, कोई पॉलिसी थोड़ी सी बतानी होती है। तो जिन लोगों ने, जो लोग कारोबारी लोग होते हैं ना, जो लोग अपने अपने सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, उनको जो जो मसले मसाइल होते हैं ना, उन्होंने वो बातें ना हुकूमत तक पहुंचानी होती हैं बजट से पहले, ताकि बजट के अंदर ना हुकूमत उनको कोई ठीक वगैरह कर दे, जितना वो कर सकती है उस हिसाब से वो ठीक कर दे। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में कितने लोग कारोबार कर रहे हैं, अंदाजन वाइल्ड गैस, वैसे कितने लोग होंगे? 25 करोड़ की आबादी है, कितने लोग हैं जो कारोबार कर रहे होंगे? कोई एक 1.5 करोड़ होंगे जो कारोबार कर रहे होंगे। जहरी बात है बीच में बच्चों की भी है आबादी, कुछ हाउसवाइफ वगैरह घरेलू खवातीन की भी आबादी है, उनको भी निकाल दें, फिर नौकरी पेशा लोगों को भी निकाल दें, तो पीछे कोई 1.5-2 करोड़ लोग बचेंगे जो कि कारोबार कर रहे हैं। अब अगर इन 2 करोड़ लोगों को जो जो मसले मसाइल हैं ये सारे पहुंच जाए वज़ीर आज़म हाउस या वज़ीर ख़जाना के दफ्तर, हमें ये मसले मसाइल है, तो 2 करोड़ लोगों को कौन सुनेगा भाई? नहीं सुन सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए फिर एक इदारा बना दिया गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके अंदर जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना, ये मालिकान होते हैं इंडस्ट्री के लोग, वो सारे उसके मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, उसके फिर होते हैं इलेक्शन। वो कि उन्होंने 5, आई थिंक 5 है या 6 है, मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ लोग 5-6 लोगों की ना एक कमेटी जो है ना वो इलेक्शंस के थ्रू वो बन जाती है। अब वो 5-6 लोग वो होते हैं जो कि जाके रिप्रेजेंट करते हैं पूरे पाकिस्तान के बिजनेसमैन को, और इसमें लाहौर की अलग चैम्बर बनी हुई है, शेखुपुरा की अलग है, कराची के, हर शहर की अलग बनी हुई है, तो वो काफ़ी चीज़ें ना डिवाइड हो जाती हैं। अब होगा क्या,
मुझे अगर कोई मसला है, मैं जाके चैम्बर में जाऊंगा, वो जो 5-6 नुमाइंदे हैं उनको मिलूंगा, उनको कहूंगा सर ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा मसला है, आप जब जाएंगे उनके साथ तो ये डिस्कस करेंगे। आप वो अपने पास वो पॉइंट्स लिख लेते हैं। फिर वो किसी भी टाइम जब उनको टाइम मिला तो एक दिन लाहौर वाले चले जाएंगे, वो 5-6 लोग कहेंगे जी लाहौर में जो लोग हैं उनको ये मसले मसाइल है। एक दिन कराची वाले चले जाएंगे, एक दिन मुल्तान वाले चले जाएंगे, कोई फैसलाबाद वाले चले जाएंगे। तो वो कोई 8-10-15-20 दिनों के अंदर ना जितने भी बड़े शहर है ना पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ ये चैम्बर है, वहाँ के लोगों को मसले मसाइल जो है ना, वो अब जैसे कसूर में नहीं है तो कसूर वाले लाहौर के साथ ही मिल जाएंगे, वो लाहौर वालों को बता देंगे। तो इस तरह हर बड़ा शहर ना, सारे छोटे छोटे शहरों को कवर करके ना, तो अपने मुतालबात या मसले मसाइल जो है ना वो जाके ऊपर तक पहुंचा देगा। तो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ना, इसका असल में ये मकसद होता है। इसका ऑफिस ये चाइना चौक में है, आपने अगर वो देखा हो जिना गार्डन के बिल्कुल ऑपोजिट, वहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, तो वहाँ पे बेसिकली इसका दफ्तर है। तो ये बेसिकली इसका मकसद होता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का। ठीक है, नौकरी पेशा बंदा इसका मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि इसका मेन क्राइटेरिया ही ये है कि आप बिजनेसमैन हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर है जी ट्रेड और बिजनेस एसोसिएशन। ठीक है, कोई भी आपकी तजारती एसोसिएशन बनी हुई है, बिजनेस एसोसिएशन बनी हुई है, आप प्रेसिडेंट पर्सन है, उसके साथ रजिस्टर्ड है, तो फिर आपने भी रिटर्न जमा करानी है। मार्केट कमेटी, ये मार्केट कमेटी होती है ना, अंजुमन ताजराने हाल रोड, अंजुमन ताजराने शालमी मार्केट, सुना ना आप? ये इसको जरा अंग्रेजी में बोलते हैं, ये कमेटीज हैं। अंजुमन ताजरान होती है जी कमेटी। तो अगर आप इस किसी कमेटी के मेंबर है ना, तो फिर आप पे भी रिटर्न जमा करानी लाजमी है। अच्छा, ये बात जेन से निकाल दें कि जी आपको पता कैसे लगेगा एफबीआर को कि जी आप इस अंजुमन ताजरान हाल रोड के मेंबर बने हुए हैं, ये बात जेन से निकाल दें। लॉ को हमेशा ये सोच के पढ़ा करें कि आप एक नेक इंसान है, आप एक सच्चे इंसान है, आपको पता लग गया कि चूंकि अब मैं अंजुमन ताजरान हाल रोड का मेंबर हूं, मेरे ऊपर रिटर्न जमा कराना लाजमी है, मैं खुद ही शराफत से सितंबर में जाऊंगा, रिटर्न जमा कराऊंगा। ठीक है, इस पे ना सोचा करें उनको कैसे पता लगेगा। अच्छा, अगर उनको नाम मैं बताऊं तो उनको तो पता नहीं लगा, मैं तो चुप कर, ऐसे चोर रास्ते ना ढूंढा करें, ये बातें अच्छी नहीं होती। सही भाई, ऑनेस्ट। ओके, है कोई आप में से इन तीनों में से किसी का मेंबर? अंजुमन ताजराने मोहल्ला किसी ने ज्वाइन की हो, घर की होती है ना, सोसाइटीज में रहते हैं वहां पे भी बनी होती है। अच्छा ओके। प्रोफेशनल बॉडी, या फिर आप रजिस्टर्ड है किसी ऐसी प्रोफेशनल बॉडी से जिसमें क्या क्या आता है जी? पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, आप में से कोई इंजीनियर तो नहीं है? अच्छा ओके। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, आप में से कोई डॉक्टर हो या डेंटिस्ट हो? नहीं। पाकिस्तान बार काउंसिल, कोई वकील हो पाकिस्तान नेक्स्ट लेवल का है? नहीं। ओके। और एनी प्रोविंशियल बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल, सूबों की भी होती है वकीलों की बनी हुई, इसके मेंबर थे आप में से? अच्छा। इंस्टीट्यूट ऑफ मैन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, आप में से कोई आईकैप का मेंबर है? नहीं है जी। और मैं तो सर वो पॉइंट एबी में रखा गया हूं, मेरी तो नौबत यहां तक पहुंचेगी नहीं, मैं तो एबी में फारग हो चुका हूं। ठीक है, और उस टैक्सेबल इनकम फॉर द एक्सीड 6 लाख, कुछ 6 लाख 1 रुपया होगी शायद इस वजह से मैं काबू आ गया इसमें। अब आप कहेंगे पता नहीं इसके आगे कितने जीरो लगे होंगे, अगर इसके आगे 2 जीरो भी लगे होते हैं तो मैं यहां बैठा होता। और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, या फिर आप ICMAP के मेंबर हैं, तो अगर आप इनमें से किसी के भी मेंबर हैं, रजिस्टर्ड हैं इनके साथ, तो भी आपने रिटर्न जमा करानी है। ओके, यहां तक बात समझ आ गई? या फिर इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, और रेजिडेंट आपको पता है कौन होते हैं? रिक्वायर्ड टू फाइल फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट, और आपके ऊपर लाजिम है कि आपने बाहर के मुल्क की इनकम और एसेट स्टेटमेंट जमा करानी है। आगे आ रहा है सेक्शन 116A, वहां जाके देखेंगे कि किन लोगों ने ये जमा करानी होती है। बस शायद 116 के साथ ए लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये सेक्शन ना बाद में लॉ में ऐड हुआ है, पहले नहीं था ये, तो शायद कोई वजह होगी जिसकी वजह से ऐड हुआ होगा। हो सकता है किसी की बाहर कोई इनकम हो, किसी के बाहर कोई असासे हो, जिसकी वजह से ये डाल दिया हो यहाँ पे, शायद, पता नहीं, फीलिंग आ रही है। ठीक होगी बात? तो सर ये वो कुछ लोग हैं जिन्होंने रिटर्न जमा करानी है। अगर आप इसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया पूरा कर देंगे तो आपके ऊपर लाजिम हो जाएगा रिटर्न जमा कराना। बात समझ आती है? पर्सन्स और क्लासेस ऑफ पर्सन्स नोटिफाइड बाय द बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज। लें जी, यहां पे तो उसने अपनी पावर का बताया है कि भाई अगर तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर से अप्रूवल ले लूं तो फिर बोर्ड यानी FBR किसी भी शख्स को कह सकता है कि रिटर्न जमा कराओ। बेशक आप इसमें नहीं भी फॉल करते, वो कह देगा रिटर्न जमा कराओ, समीर को आगे कह देगा समीर रिटर्न जमा कराओ। ठीक होगी बात? तो समीर को जमा करानी पड़ेगी, FBR के पास पावर है। ओके, 1A, ये बात ना अजीब बोंगी मारी है इसने, लेकिन चले मैं फिर भी इसके पीछे जो लॉजिक है ना मैं आपको बता देता हूं। 1A में कहता है, अच्छा ऊपर लिखा हुआ है जी कि 6 लाख रुपया, AB में लिखा हुआ है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 6 लाख से ज्यादा होगी तो रिटर्न जमा करानी है, यानी 6 लाख से कम होगी तो रिटर्न जमा नहीं करानी।
1A के अंदर वो बात करता है सिर्फ उन लोगों की जो इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं। एवरी इंडिविजुअल whose income from business exceeds rupees 3 lakh but does not exceed 4 lakh in a tax year is also required to furnish return of income। देखिए मिसाल के तौर पे हम आपकी इनकम की एक टाइमलाइन बनाते हैं। आपकी इनकम है 0, फिर आपकी इनकम हुई 3 लाख, फिर आपकी इनकम हुई 4 लाख, फिर आपकी इनकम हुई 6 लाख, और फिर आपने सीए क्वालिफाई कर लिया और आप पता नहीं कहां पे पहुंच गए। फिर तो आप काबू ही नहीं आ रहे, फिर तो आप पकड़े ही नहीं जा रहे, और रोक सको तो रोक लो। इंशाल्लाह बोलते हैं, इंशाल्लाह। अल्लाह के हाज़ानों में कमी है कोई? अल्लाह के लिए तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, ओके। लेकिन बस ज़रूरत है कि अच्छी जगह पे पैसे लगाए जाएं। क्यों मेरे भाई? पता लगे एक और टोटा लेके आगे ग्रैंडी। ओके ले जी, अब जरा सुने ए बी में क्या कहता है। जिसकी इनकम 6 लाख से ज्यादा है उसने रिटर्न जमा करानी है। ये पढ़ लिया हमने। और इनकम क्या हो सकती है? इट कैन बी इनकम फ्रॉम सैलरी, इट कैन बी इनकम फ्रॉम बिजनेस, इट कैन बी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इट कैन बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, प्रॉपर्टी रहेगी, इट कैन बी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। सबको मिला के कोई एक, बस 6 से ऊपर चलाएगी टैक्सेबल इनकम, तो आपने रिटर्न जमा करानी है। 1A में कहता है कि अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है लेकिन 4 लाख से ज्यादा नहीं है, और इनकम कौन से वाली? सिर्फ इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो आपने रिटर्न जमा करानी है। बात समझ आई? क्या फजूल बात है यार ये। अगर मेरी इनकम 4.5 लाख है, मैं नहीं कराऊंगा रिटर्न जमा। अच्छा मैं नहीं कराऊंगा, 3.5 वाला कराएगा। ये क्या बात हुई? अजीब फजूल बोंगी बात नहीं है कि मैं भी बिजनेस कर रहा हूं, मेरी साल की टैक्सेबल इनकम आती है 4.5, मैं यहां कहीं पे फॉल करता हूं। आपकी बनती है 3.5, आप यहां पे फॉल करते हैं। क्योंकि आप इस लिमिट में आ गए तो आपने रिटर्न जमा करानी है। मैं चूंकि इस लिमिट से निकल गया तो मैंने रिटर्न जमा नहीं करानी। ये 4 से 6 वालों ने क्या ऐसा काम किया भाई, और 3 से 4 वालों का क्या कसूर है भाई? अजीब बोंगी बात है। अच्छा ये बोंगी बात नहीं है, मैं आपको वजह बताता हूं। अगर आप इससे पिछला टेबल देखेंगे ना, तो पिछले टेबल में ना यहां से यहां तक टैक्स लगता था। जो टेबल 2 और टेबल 1 थे ना, वो 4 लाख तक एग्जम्पशन थी, 4 लाख से ऊपर टैक्स लगना शुरू हो जाते थे। अभी इन्होंने इस 4 को कम करके ना तो 6 कर दिया। अच्छा ये तो चेंज हो गया, तो इनको ये भी चेंज करना चाहिए था कि भाई 3 से ज्यादा लेकिन 6 से कम। उन्होंने यहां चेंज नहीं किया, तो ये तो चेंज हो गया, लेकिन वो भूल गए कि भाई ओहो इसको भी तो 4 से 6 करना था ताकि ये पूरी रेंज कवर हो जाए। अब ये चीज तो इन्होंने यहां से उठा के यहां पे कर दी, लेकिन इसको भी लेकर आना था, उसको लेकर नहीं आए। तो इसका मतलब है कि ये लॉ में एक छोटा सा ना लूप होल कह लें, या लॉ में छोटी सी गलती कह लें कि है, रह गई है, जो कि शायद इस दफा आके अमेंड हो जाए। लेकिन बहरहाल फिलहाल आपके कानून में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी की इनकम 3 से 4 लाख है इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो उससे रिटर्न जमा करानी है। 4 से 6 वाला आजाद पंछी, और फिर 6 से ज्यादा दोबारा रिटर्न, ठीक है। लेकिन ये गलती है लॉ में, असल में इसको ये 4 के बजाय 6 करना चाहिए था, क्योंकि ये पहले 4 होता था। तो जब ये पहले 4 होता था फिर तो बात समझ आती थी कि 4 से ऊपर वाले सबने करानी है और 3 से 4 बिजनेस वालों ने करानी है, फिर बात समझ आती थी। अब चूंकि ये 4 के बजाय 6 हो गया, तो ये बीच में गैप पड़ गया। तो बहरहाल पड़ गया तो पड़ गया, क्या हो सकता है। और ये इसलिए है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस ना पाकिस्तान में, आपको पता है, नौकरी इतनी तेजी से ग्रो नहीं करती। मैंने कितने लोग देखे हैं जो बेचारे 15-15 साल से लगे हुए, 80,000 से उन्होंने शुरू की थी, आज कोई मैक्सिमम पहुंचे होंगे 2,10,000 रुपये, 2,20,000 रुपये 12 साल में। सैलरी है ना, सब ऐसी है। बहुत कम लोग होता है जिनके छक्के लगते हैं, वरना मोस्टली सैलरी एक रेगुलर पैटर्न 10%, 15%, 20%, 12%, 8% ऐसे ही ग्रो करती है, वरना ग्रो नहीं करती। तो आप खुद सोचें, हर साल अगर 10-10% भी बढ़ गया तो 100% जाने में आपको 10 साल लग जाएंगे। तो लाख से 2 लाख जाने में आप कितने 8-7-8 साल लग जाएंगे आपको। तो सैलरी ग्रो नहीं करती। इसलिए वो कहते हैं यार सैलरी वाला अगर 3 से 4 कमा भी रहा है तो उसको 4 से ऊपर आने में कितना टाइम लग जाएगा, उसको तो लगेंगे 7-8 साल। लेकिन बिजनेस वाला सर ऐसे जाता है, बिजनेस वाला ऊपर, ये बात ज़हन में रखिएगा, बिजनेस वाला ऐसे करके ऊपर जाता है। और ये बात फैक्ट है, कोई भी बिजनेस है, मैं थोड़ी सी बात आउट ऑफ कोर्स जाके कर देता हूँ, लेकिन समझ आपको बात आ जाएगी कि बिजनेस जो होता है ना, वो जब शुरू करना बड़ा मुश्किल होता है। शुरू करना बड़ा ही मुश्किल होता है, स्पेशली हमारी फील्ड का बिजनेस, क्योंकि हमारी फील्ड में ना तो आप मार्केटिंग कर सकते हैं, ना आप बैनर लगा सकते हैं, ना आप टीवी पे इश्तेहार चला सकते हैं कि रिटर्न जमा कराएं जी हमसे अपने अकाउंट सीधे करवाएं। ऐसा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जिस तरह की फील्ड में आप लोग हैं ना, यहाँ पे ये मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग ये कुछ नहीं चलता। यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट भी नहीं बता सकते, यहाँ पे आप अपनी काबिलियत भी नहीं बता सकते। यहाँ पे सिर्फ बंदा जो है वो ये ढूंढता है कि यार हमें एक भरोसे वाला और एक अच्छा बंदा चाहिए, दैट्स इट। तो अगर आपने किसी एक बंदे को बता दिया, यकीन दिला दिया कि मैं अच्छा, यकीन भी नहीं आप दिला सकते, हमारे माशरे में आप यकीन भी नहीं दिला सकते। आप शुरुआत करेंगे अपने दोस्तों से
कोई दोस्त एक आधा कारोबार कर रहा होगा, यार तू देख ले, वो कहेगा हाँ यार मुझे भी बंदे की जरूरत है, चल तू देख ले मेरा काम। वहां से हो सकता है कि वो अपने किसी दोस्त को रेफर कर दे, या अल्लाह की तरफ से उससे कोई पूछेगा यार तू किससे काम करा रहा है, या कभी आप उससे मिलने जाएंगे तो कोई मिलने आया होगा, वो बातचीत होगी तो पता लग जाएगा अच्छा ये काम करे, चलो जी हमारा भी कर दो। वहां से फिर आपका एक सर्कल बनना शुरू होगा, और सर्कल बनते बनते जब आप 1 से 2 होंगे तो अब आपकी मार्केटिंग इंटरेक्ट करने वाले 2 लोग हो गए, वहां से हो सकता है आपको तीसरा एक और बंदा उन्होंने रेफर कर दिया, वहां से 3 हो गए, फिर 3 से 3 करते करते एक मल्टीप्लिकेशन, एक चेन इंपैक्ट है जो कि चलना शुरू हो जाता है। और फिर एक वक्त आता है कि ऑलमोस्ट हर हफ्ते या हर महीने कोई ना कोई बंदा आपके पास ऐड हुआ होता है। इट्स अ स्लो प्रोसेस, मेहनत करनी पड़ती है, सुकून करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, अल्लाह से दुआ करनी पड़ती है, ये सब काम करने पड़ते हैं। उसके बाद फिर चीज़ें जाके फिर ऐसे वो ग्रो करती हैं कि आपको खुद समझ नहीं आती। इसलिए कहते हैं कि जी कारोबार के अंदर ना पहला 1 मिलियन करना सबसे मुश्किल है और अगला 1 मिलियन करना सबसे ज़्यादा आसान है। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ये बात ऐसे ही है। मैं अगर अपने पिछले 5 साल फर्म का जर्नी देखूं, 4 साल का सॉरी फर्म का जर्नी देखूं, तो वो बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जैक्टली 100% ऐसे ही है। ठीक है, तो इसीलिए उसने सोचा कि यार ये बिजनेस वाला आज अगर 3 से 4 पे है तो ये तो ऐसे 2 मिनट लगाएगा ऊपर जाने में, छू 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 करके यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो आज ही से इसको आदत डाल दो रिटर्न जमा कराने की, ठीक होगी बात। तो भाईजान इस वजह से 3 से 4 लाख वाले को उसने कहा रिटर्न जमा करा, तो वो लॉ में थोड़ा सा मसला है, वरना ये 3 से 6 होता। अगर बाद इसने लॉ ठीक कर दिया होता तो 3 से 6 होता, तो 3 से 6 वाले ने भी रिटर्न जमा करानी होती, क्योंकि उसने तो 1-2 सालों में क्रॉस कर जाना 6 लाख। तो आज ही उसको आदत डाल दो रिटर्न जमा कराने की, ठीक होगी बात। तो अब आप लोग नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे? नौकरी कुछ नहीं होती यार, नौकरी क्या है, कुछ भी नहीं है। चाइना ने क्यों तरक्की किया है? चाइना इसलिए तरक्की किया कि वो बिजनेस करते हैं। एक दुकान है वहाँ पे बोतल बन रही है तो बोतल ही बनी जा रही है, अगली दुकान है वहाँ पे बोतलों का स्टिकर बन रहा है तो स्टिकर ही बनता जा रहा है, अगली जगह बोतलों के कैप्स बन रहे हैं, कैप्स ही बनते जा रहे हैं, अगली जगह बोतलों के ऊपर कीमत लिखी जा रही है, कीमतें लिखी जा रही है। और वो यही काम करते जा रहे हैं, पूरा चाइना कारोबार के ऊपर लगा हुआ है, तभी तो उन्होंने अन्नी मचा दी है पूरी दुनिया में। ये मैं सही आपको बात बता रहा हूँ, ये मैं सही आपको बात बता रहा हूँ, अन्नी मचा दी है लोगों ने। तो 12 एनीवेज कभी बात करेंगे इसके ऊपर। ले जी, यहाँ पे आके हमारा सेक्शन 114 जो है उसका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ कि जी किन लोगों ने रिटर्न जमा करानी है। अगर आपका इस सेक्शन में किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। जी मेरे भाई, कोई सवाल? कोई सवाल नहीं, सब अच्छा है। नौकरी करेंगे? सर मेरा इरादा तो पाकिस्तान से बाहर जाने का है। तो छोड़ें, दफ़ा करें, क्या रखा है इधर जी। हम जाके उनके रिटर्न फाइल किया करेंगे वहाँ जाके। अच्छा, वो लोग भरोसा कर लेंगे आप पे? देखें, अब आप वहाँ पे जाएंगे और उनको कहेंगे जी मैं आपके रिटर्न फाइल करता हूँ, क्या वो आप पे जी? नहीं, क्या आप उन लोगों को इस बात का यकीन दिला देंगे कि हम पाकिस्तानी, हम मुसलमान, हम ये लोग माशाल्लाह सारा कुछ सही कर देते हैं? यकीन दिला देंगे आप उसे? अच्छा, हो ही जाएगा, चले, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस, ठीक है, ये 7 वर्ड, क्योंकि मैं तो देख चुका हूँ ना। खैर आगे चले, कोई बात नहीं। मेरे हैं कुछ क्लाइंट बाहर के, उनके ऑफिस बाहर हैं, कुछ कनाडा में हैं, कुछ यूके में हैं। बेचारे वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनकी आप अंग्रेज़ी सुन लें, एक्सेंट उनका बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह का है पाकिस्तानी वो सारे, और पासपोर्ट भी उनके पास कैनेडियन या यूके के हैं। अच्छा, जब उनके अकाउंट्स मेरे पास आते हैं ना, तो उसमें मैं जब देखता हूँ तो कस्टमर सारे या तो इंडियन होते हैं या पाकिस्तानी होते हैं, इनवॉइसेस के ऊपर लिखा ही होता है सारा कुछ। एक दिन मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा आपको 15 साल हो गए, 2008-7 से गालिबन आप लगे हुए हैं दूसरे मुल्क में बिज़नेस करने, अच्छा खासा आपका नाम है, आपकी कंपनी उस मुल्क के टॉप 10 में भी आती है, अपने सेक्टर के अंदर टॉप 10 में भी आती है, तो क्या वजह है कि आपका कोई क्लाइंट जो है मुझे कोई अंग्रेज़ नाम नज़र नहीं आया? वो कहते हैं यार बिकॉज वी हैव ब्राउन स्किन, हमारी जो स्किन है ना ये ब्राउन है, इस वजह से वो लोग जो है ना वो कहते हैं नहीं सॉरी, हम तो अंग्रेज़ों के साथ ही काम करेंगे, बस हम इनके साथ काम नहीं करेंगे। कहता है 15 साल हो गए हैं, मेरे पास पासपोर्ट कैनेडियन है, मेरे पास कंपनी माशाल्लाह बेहतरीन है, सब कुछ बेहतरीन है, बट चूँकि स्किन ब्राउन है तो इस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम रहती है। तो बहरहाल ये तो दुनिया के मसले मसाइल हैं, ये तो चलते ही रहेंगे। तो बहरहाल कोई बात नहीं, आपने अल्लाह पे भरोसा रखना है, अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। आप लोग इसको देख के हंसते हैं, अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अभी भी जो लोग मुल्क के हालात से थोड़ा सा अगर डिप्रेस्ड हैं, ठीक है, होता है डिप्रेशन, अगर आप में से कोई फॉलो करता है, क्योंकि मैं तो बहुत फॉलो करता हूँ, सीधी सी बात है। और मेरा शौक ही बचपन से यही रहा कि हिस्ट्री में पढ़ता रहता था, किताबें मैंने अन्नेवा पढ़ी हुई हैं, मैंने सलाउद्दीन अय्यूबी को पढ़ लिया हुआ है, मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ ली हुई है, पता नहीं क्या क्या मैंने पढ़ा हुआ है। नहीं, असल वाली मैंने फजूलियात नहीं पढ़ी, असल वाली पढ़ी हुई है सारी बातें, तो आइडिया है थोड़ा बहुत कि क्या होता है। तो डिप्रेशन होता है, सीधी सी बात है, कभी कभार हो जाता है यार ये क्या हो क्या रही है।
लेकिन एंड पे आके फिर थोड़ी सी शायद माहौल ऐसा है, थोड़ी सी कह लें तरबियत ऐसी है या थोड़ी सी तबीयत ऐसी है, जो मर्जी कह लें, एंड पे आके फिर दिल यही कहते हैं यार चलो कोई बात नहीं, हम लोग कहते हैं कि जी नहीं नवाज शरीफ निकालेगा मुल्क को, या आसिफ इमरान खान निकालेगा, या आसिफ जरदारी, जो भी आप जहन में समझते हैं कि ये बंदा इस मुल्क को इससे निकालेगा, वो निकालेगा, बस अल्लाह निकालेगा। वो मौजूद है ना जब तक, तो बस ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जितने क्योंकि आप लोगों ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, मैंने तो पढ़ी है ना हिस्ट्री, मुझे पता है कि क्या क्या मसले मसाइल दुनिया में रहते हैं, बैक एंड पे क्या क्या चल रहा होता है, हमें पता भी नहीं होता उसका, हम सोच भी नहीं सकते। हमें तो बस वो नजर आता है जो टीवी दिखा देता है, जो फेसबुक दिखा देता है, हम कहते हैं बस यही हो रहा है, लेकिन बैक एंड पे क्या हो रहा है आपको नहीं पता। वो बैक एंड पे जो होता है ना, उसकी फिर किताबें बनती हैं, या उसके फिर ये लोग जो है ना कुछ आके कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया कि जी ये हुआ, आज ये हुआ, वरना नॉर्मली उसकी किताबें होती हैं कि जब पाकिस्तान बना था तो क्या हुआ था, क्या चीज। ये 1971 कोई एक दिन की बात नहीं थी भाई, मैंने चूंकि हिस्ट्री पढ़ी हुई है, ये एक दिन की बात नहीं थी, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। ठीक है, तो बैक एंड पे क्या होता है ये आपको यहाँ पे आके पता लगता है। तो जिस तरह के हालात या जिस तरह के चैलेंजेस से हम लोग गुजरे हैं ना, यकीन करें जब अगर आपको इस बात का पता लग जाए ना, तो आप कहें यार ये वाकई अल्लाह ही है जिसने हमें संभाला हुआ है, यकीन करें अल्लाह ही है जिसने हमें संभाला हुआ। तो फिर बंदे को ना थोड़ा सुकून होता है, यार कोई बात नहीं, अल्लाह बैठा ना कर लेगा, हमारे लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा उसने, शायद यही बेहतर हो हमारे लिए। बस हमें अभी असल में वो नजर नहीं आ रहा कि अगर ये ना होता तो क्या होता। अभी हमें ये नहीं ना पता लगा। जब इंसान को पता लग जाता है ना कि यार अच्छा ही हुआ नहीं हुआ था, हम कहते हैं ना अच्छा ही हुआ नहीं हुआ था, लेकिन जब हमें नहीं पता लगता ना कि यार ये ऐसा क्यों हुआ था, हम उस पर नाशुक्री करते रहते हैं, या अल्लाह क्यों किया तूने ऐसा, क्यों किया, हम फेल हो जाते हैं। हमें पता नहीं लगता कि यार हम फेल क्यों हुआ, हम नाशुक्री करते हैं भाई क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ। लेकिन अगर आपको पता लग जाए ना कि भाई फेल मैं हुआ था इस वजह से हुआ था, तो आप कहेंगे अच्छा ही हुआ मैं फेल हुआ था। मैं सी एंटर में फेल हो गया एक दफ़ा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा फेल हो गया, मैं क्यों फेल हुआ, पूरा सी मेरा स्ट्रेट में आ रहा था, मैं कहा ये क्या हो गया। खैर अफसोस हुआ, क्या कर सकते थे। पेपर जब पास किया, अच्छा उस अटैम्प्ट में जो लोग पास हुए ना वो बड़े खुश हुए, लेकिन उन्होंने जाहिर बात है उनकी एक अटैम्प्ट कम लगी, जब उनकी एक अटैम्प्ट कम लगी ना, किसी बिग फोर ने उस अटैम्प्ट में इंडक्शन ही नहीं की, किसी बिग फोर ने उस अटैम्प्ट में इंडक्शन ही नहीं की, बेचारे कहीं नहीं जा सके, हालांकि इतना कम अटैम्प्ट थी उनकी। लेकिन जिस अटैम्प्ट में मैं पास हुआ उसमें अन्यवार इंडक्शन हुई। अब मैं सोचता, मैंने कहा यार अगर मैं पास हो जाता तो शायद मैं भी पिछले टर्म में सी एंटर कर चुका होता, मैं भी फॉर्म ढूंढ रहा होता, मुझे भी ना मिलती। ये देखो आज क्या बेहतरी हुई, अल्लाह ने वहां फेल कर दिया। अल्लाह को शायद पता था कि इसने आज आके बिग फोर में जाना है, तो यहाँ पे देखो अच्छा ही हुआ मैं फेल हो गया था, पता लग गया ना। लेकिन अगर मुझे ना पता लगता, मैं ना शुक्रिया करता, या अल्लाह मियां तूने ये क्या किया, तूने ये क्या किया, ऐसे ना किया करे। ठीक है, जो भी होता है ना, कुछ बातों में अल्लाह आपको दिखा देता है, कुछ बातों में नहीं दिखाता। हर चीज में बस ये ना अल्लाह की मर्जी है, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। ओके, अच्छा अब ये ना किया करें कि पढ़ाई ना करें और बस। चले जी, अब आते हैं 2 पे। अब देखते हैं कि जी रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट्स क्या है, या क्या कब समझा जाएगा कि रिटर्न इज कंसिडर्ड एज कंप्लीट। अच्छा ये हेडिंग्स ना लॉ का पार्ट नहीं है, ये पास्ट पेपर में ना सवाल इस तरह की हेडिंग से आए हुए हैं, इस तरह की स्टेटमेंट से आए हुए हैं, तो हमने उसकी हेडिंग बना दी। मतलब सवाल आया हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न ऑफ इनकम, तो ऊपर हेडिंग बना दी गई। सवाल आया व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइलिंग अ रिटर्न, हमने 2 की हेडिंग बना दी। या फिर व्हेन अ रिटर्न इज कंसिडर्ड एज कंप्लीट, हमने उसकी भी हेडिंग बना दी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कब समझा जाएगा कि रिटर्न कंप्लीट है। अ रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, जो रिटर्न है इनकम की वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगी। प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है कि जब आप कहीं पे एडमिशन लेते हैं ना, तो उसका एक फॉर्म डिजाइन हुआ होता है, सादे कागज पे आप ये काम नहीं करते। ओके, तो वो एक प्रॉपर फॉर्म में होगी। एंड शैल कंटेन प्रिस्क्राइब एनेक्सड एंड स्टेटमेंट। भाई ये जो आप वर्किंग बनाते हैं ना, वर्किंग 1 इनकम फ्रॉम सैलरी, वर्किंग 2 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये इसके ना एनेक्सर्स होते हैं। तो ये सारी वर्किंग एनेक्सर्स में होती है, वो एनेक्सर में फिल होगी, और फेस के ऊपर जो है ना वो आपकी रिटर्न बनी होती है। तो इसलिए उसने साथ लिखा हुआ है कि इसके अंदर फिर जो एनेक्सर और स्टेटमेंट्स है ना वो भी साथ लगी होंगी। द बोर्ड में प्रिस्क्राइब डिफरेंट रिटर्न्स फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ इनकम्स और पर्संस इंक्लूडिंग पर्सन सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन। वो कह रहा है कि एबीआर के पास इख्तियार है कि जो शख्स जिस तरह की इनकम कमा रहा है ना, उसकी रिटर्न भी बिल्कुल वैसे ही हो। अब सवाल ये है कि अगर एक बंदा सैलरी कमा रहा है, उसके रिटर्न के अंदर बिजनेस, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज की हेडिंग्स डाल के, नेगेटिव डाल के क्या फायदा। एम उस बेचारे को कंफ्यूज करेंगे, आप वो चीजें निकाल दें उसमें से, एक्सपेंसेस का कॉलम में निकाल दें उसमें से, क्योंकि सैलरी है ना, खर्चे तो माइनस कर नहीं सकते। तो एक क्लास ऑफ इनकम के लिए उन्होंने रिटर्न बना दी। फिर एक शख्स है जी जो कि नॉन रेजिडेंट है, लेकिन वो पाकिस्तान में फिर भी जबरदस्ती है जी मैंने रिटर्न जमा करानी है। अब नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल है, फॉरेन सोर्स तो कोई टैक्सेबल नहीं है, तो उसके रिटर्न के अंदर जो फॉरेन सोर्स इनकम का कॉलम है वो निकाल दें।
तो इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि भाईजान हर शख्स का जो है वो अलहदा रिटर्न हो सकती है अगर एफबीआर चाहे, और बनाई हुई है उसने, वैसे उसने ऐसे किया हुआ है, उसने सबके लिए अलग-अलग बनाई हुई है। शेल स्टेट ऑल द रेलिवेंट पार्टिकुलर्स इंक्लूडिंग अ डिक्लेरेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स केप्ट। तमाम बातें जो रिटर्न के अंदर पूछी हुई है आपने बतानी है, और साथ आपने ये भी बताना है कि मैंने अपने रिकॉर्ड जो है ना वो बिल्कुल ठीक डिक्लेयर किए हैं, बस आपने एक्नॉलेज करना है इस बात को। शेल बी साइंड बाय एन इंडिविजुअल, आपने उस रिटर्न पे साइन भी करने हैं। एंड अदर केसेस से मुराद है कि अगर एओपी या कंपनी के रिटर्न है, इंडिविजुअल के केस में तो आप साइन कर लेंगे, लेकिन अदर केसेस में चूंकि कंपनी और एओपी आती है वो खुद तो साइन कर नहीं सकती, इट शेल बी साइंड बाय पर्सन रिप्रेजेंटेटिव, फिर वो उसको साइन करेंगे। अच्छा, अब चूंकि ये सारा काम ना कंप्यूटर पे होता है, अब वो फिजिकल रिटर्न वाली बात खत्म हो गई है, अब जाके आप डिपार्टमेंट में नहीं देते, आप ऑनलाइन जमा कराते हैं। अब इसको रिप्लेस कर दिया है पिन कोड ने। अब आपको ना पिन मिल जाता है, एक पिन कोड होता है, वो हर बंदे का अलग होता है। अब रिटर्न सबमिट करने से पहले ना आपने वो पिन कोड एंटर करना होता है, तब वो सबमिट होती है। तो आप समझ लें कि अब वो साइन की जगह पिन कोड आ चुके हैं, लेकिन चूंकि लॉ पुराना लिखा हुआ है, उसी दौर का लिखा हुआ है कि जी जब रिटर्न हाथ से सफ़े जाते होते थे और जमा कराते थे तो इंडिविजुअल ने साइन करने, या फिर अगर एओपी और कंपनी है तो फिर आपका जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा एओपी कंपनी का वो रिटर्न जमा कराएगा, वो साइन करेगा उसके ऊपर। आगे चलें। शेल कंटेन एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स एज पर रिटर्न। सर रिटर्न में जितना टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट निकला है ना, उसका आपने टैक्स सबमिशन का एविडेंस भी देना है। वो बैंक में डिपॉजिट की ना एक रसीद होती है, वो आपने देनी होती है। शेल कंटेन अ वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट हम इंशाल्लाह बनाएंगे, आगे आ रही है वेल्थ स्टेटमेंट। रिटर्न के अंदर इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं, वेल्थ आपकी बैलेंस शीट होती है। आसान अल्फाज में अगर समझाऊं, रिटर्न के अंदर रिटर्न आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, वेल्थ स्टेटमेंट आपकी बैलेंस शीट है। तो ये इंशाल्लाह दोनों चीजें हम बनाना सीखेंगे। शेल बी अकॉम्पनीड विद अ फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट, और इसमें क्या क्या होगा, आपने फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट भी जमा करानी होगी, जो कि हमने सेक्शन 116A में अभी जाकर पढ़नी है, तो वहां जाकर देख लेंगे कि वो भी इसका हिस्सा होनी चाहिए। इज रिटर्न फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली कंसिडर्ड एज करेक्ट अंडर द लॉ। वो कहता है कि भाईजान अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू रिटर्न जमा कराई तो क्या वो कानून के मुताबिक कानूनी रिटर्न समझी जाएगी। A return filed electronically on web or any computer readable media will also be treated as return। कहता है कोई मसला नहीं, आप ऑनलाइन करा दें, आप ऑनलाइन रिटर्न जमा करा देंगे तो उसको भी रिटर्न ही कहा जाएगा। लेकिन द बोर्ड में मेक रूल्स फॉर, लेकिन एफबीआर जो है वो कवानीन बना सकता है किस चीज के, डिटरमिनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ द डाटा ऑफ रिटर्न्स, किस तरह का डाटा जो है वो रिटर्न्स में एंटर हो सकता है। आप लोग ये आईकैप का फॉर्म वगैरह जमा कराते होंगे, एडमिशन फॉर्म, तो उसमें वो कहते हैं जी पिक्चर जो है वो या तो पीडीएफ में हो या जेपीजी में हो, इसके अलावा कोई फॉर्मेट नहीं चलेगा। तो सर ये उन्होंने एलिजिबल कर दिया कि किस तरह का डाटा इसमें फीड हो सकता है। तो एफबीआर वाले भी कह सकते हैं भाई इस तरह का डाटा फीड हो सकता है, इस तरह का डाटा फीड नहीं हो सकता, ये उनकी मर्जी है। may make rules for e-intermediaries who will digitize the data of returns and transmit it to the income tax department under their digital signatures। Okay, let's assume मोहल्ले में एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब को ऑब्वियसली फील्ड नहीं है इनकम टैक्स, उनको रिटर्न जमा करानी नहीं आती, लेकिन उन्होंने आपको कॉल की, उन्होंने कहा सुना शौकत तुम सीए कर रहे हो और सुना तुम टैक्स की क्लासेस भी ले रहे हो, सुना तुम्हें रिटर्न जमा करानी भी आती है, तो यार आके मेरी रिटर्न ही जमा कर दो। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब को सर आप अपना यूजर नेम पासवर्ड दें, उन्होंने आपको दे दिया, आप एफबीआर की वेबसाइट पे गए, उनका यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया, उनके पोर्टल पे लॉगिन किया, उनके रिटर्न खोली और वहां पे उनको कहा हाँ जी सर अब मुझे बताइए कि कितनी इनकम आपकी है। वो आपको इनकम बताएंगे, खर्चे बताएंगे, सारी आपकी डिटेल बताएंगे और आप वो डाटा अंदर लिखते जाएंगे और उसके बाद आप उसको सबमिट दबा देंगे। अब कल को डॉक्टर साहब को नोटिस आएगा और डॉक्टर साहब को कहा जाएगा कि सर जी ये आपने रिटर्न जमा कराई है, आपने इनकम इसके अंदर 5 लाख रुपया दिखाई है, ये क्या चक्कर है, मैंने 5 लाख तो नहीं लिखवाई, मैंने तो इसको 5 करोड़ लिखवाई थी। नहीं सर ये तो 5 लाख लिखी हुई है। नहीं सर ये तो मैंने फिल ही नहीं की, मैं तो अपने बस एक वो मोहल्लेदार था उसको मैं बताता जा रहा था और इसमें वो डाटा फीड करता जा रहा था। सर हमें नहीं पता, आपने ये तो आपकी तरफ से है, हमें क्या पता किसने किया कि नहीं की, प्रॉब्लम होगी। इसलिए लॉ मेकर ने कह दिया कि अगर आप खुद रिटर्न जमा नहीं कर रहे ना, किसी और से करवा रहे हैं, तो फिर जो शख्स आपकी रिटर्न जमा कर रहा है आपके बिहाफ पे उसको कहा जाएगा ई इंटरमीडियरी, जो लिखा हुआ है ना ई इंटरमीडियरी, उसको कहा जाएगा। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों के बिहाफ पे रिटर्न सबमिट करते हैं, ये वो टैक्स प्रैक्टिशनर्स होते हैं असल में, जिनको आता है ये काम। ठीक होगी बात, ओके। जैसे अगर आप तंदूर पे रोटियां लगाना चाहें, आपको रोटियां लगानी तो नहीं ना आती, और वो बंदा आपको रोटी लगा कर देता है, तो वो इंटरमीडियरी है। ठीक है, कुछ बात समझ आई। तो इसी तरह आप डॉक्टर साहब और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के दरमियान ई इंटरमीडियरी हैं। उन्होंने कहा ठीक है सर आप हमें बता देते कि आपने ई इंटरमीडियरी अपॉइंट किया हुआ है,
तो और साथ ही साथ उसको हम एक डिजिटल सिग्नेचर अपॉइंट करते हैं, असाइन करते हैं सॉरी, ताकि कल को जब वो आपकी रिटर्न जमा कराता तो नीचे अपने डिजिटल सिग्नेचर लिखता, ताकि हमें पता लगता ठीक है रिटर्न डॉक्टर साहब की है लेकिन ये जमा शौकत ने करवाई हुई है, तो हमें बात समझ आती थी, हम आपकी बात पे यकीन कर लेते हैं। तो इसलिए लॉ मेकर ने कह दिया कि अगर आप खुद रिटर्न जमा नहीं कर रहे, आप ई इंटरमीडियरी के थ्रू जमा करवा रहे हैं, तो इंटरमीडियरी कौन होता है जी? हु विल डिजिटाइज द डाटा ऑफ रिटर्न्स, जो वर्बल डाटा डॉक्टर साहब से लेगा और उसको डिजिटल फॉर्म में रिटर्न में एंटर कर देगा और फिर सबमिट का बटन दबा के ट्रांसमिट इट टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भिजवा देगा और अंडर देयर डिजिटल सिग्नेचर, और नीचे वो इंटरमीडियरी अपना कोड भी, पिन कोड या साइन भी करेगा। ठीक होगी बात? इसके बारे में भी अगर एफबीआर चाहे तो कवानीन बना सकता है कि कौन बंदा इंटरमीडियरी हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। ठीक है, अब समीर हो सकता है, समीर बिल्कुल हो सकता है, माशाल्लाह कितनी दफा टैक्स पढ़ चुका है, 25-30 दफा पढ़ चुका है। लेकिन अगर भाई साहब जो बाहर बैठे होते हैं उन्होंने चूंकि टैक्स नहीं पढ़ा, वो बिल्कुल नहीं हो सकता वो। तो इस तरह की एलिजिबिलिटी वो कर सकते हैं, कम से कम इतनी प्रैक्टिस हो, इतना एक्सपीरियंस हो, तो इस तरह की बात वो कर सकते हैं। एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, या इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उस हिसाब से वो आपको कोई ना कोई रूल्स बना सकता है। कोई सवाल? आसान बात, मजे का चैप्टर है ना ये। हाँ, ये चैप्टर रिटर्न वाला पोर्शन बड़ा जबरदस्त है। असेसमेंट आगे ना फजूल सा हो जाता है, असेसमेंट बड़ा फजूल है, रिटर्न बड़ा बेहतरीन है। चलें जी आगे चलते हैं। लिखा हुआ है भाई, कैन कमिश्नर डिमांड अ रिटर्न ऑफ इनकम फ्रॉम अ पर्सन फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स। साल अभी खत्म नहीं हुआ, कमिश्नर आ गया रिटर्न जमा कराओ। लेट्स अज्यूम आपका टैक्स ईयर 22 खत्म हुआ था 30 जून 22 को, इसकी रिटर्न जमा हो गई। फिर अगला साल शुरू हुआ 1 जुलाई 22 से और आप पहुंचे हैं 12 जनवरी 23 पे, अभी 6 महीने हुए। 12 जनवरी 23 को आ गया, रिटर्न जमा कराओ। हाँ, उनमें साल तो खत्म होने दो, नहीं रिटर्न जमा कराओ। क्या कमिश्नर मांग सकता है 12 महीने से कम के रिटर्न? बिल्कुल मांग सकता है। द कमिश्नर में गिव नोटिस टू अ पर्सन, वो आपको नोटिस दे सकता है क्या? टू फर्निश अ रिटर्न, के भाई रिटर्न जमा कराओ फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स, 12 महीने से कम पीरियड की रिटर्न जमा कराओ। लेकिन कुछ शराइत हैं, कुछ कंडीशंस हैं। कौन सी कंडीशंस? इफ द पर्सन हैज डाइड, अगर उस शख्स की वफात हो गई है। क्या शौकत की डेथ हो गई? रुको मैं अभी आ रहा हूं। निकाली अपनी होंडा सिविक, कमिश्नर ने भागा भागाया और ओ कबर मेरी कबर खोदो, वापस खोदो मरा, ओ रिटर्न जमा करा के जा, और रिटर्न तो जमा करा, ओ निरो मैं भी नाल ही जा रहा है, रिटर्न नहीं जमा कराई इसने। कैसे बात होगी? या ऐसे होगी, क्या उसे हार्ट अटैक हुआ है, हॉस्पिटल भाग रहा है, रिटर्न, डॉक्टर उसको वो कर रहा है, रिटर्न वो मरने लगा है, नहीं रिटर्न, मौत का फरिश्ता आ गया, रुक फरिश्ता, ऐसे होगा? ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता भाई। होगा क्या? होगा ये कि ठीक है उसकी वफात हो जाएगी, कमिश्नर को पता लग जाएगा, अब कमिश्नर ऐसे हरकतें नहीं करेगा। कमिश्नर आएगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास आएगा, पढ़ा हुआ है ना चैप्टर 4, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास आएगा और क्या कहेगा? सर वो आपके वालिद साहब, वालदा, भाई साहब जो भी हैं, उनकी डेथ हो गई थी, तो प्लीज ये ना जरा 6-6.5 महीने की रिटर्न जमा करा दें आप। वजह क्या होगी? उसकी वजह ये होगी कि सर वो बिजनेस कर रहे थे, अब बिजनेस किसने देखना आप लोगों का, बिजनेस तो आपका बंद हो जाएगा, तो जो काम आज तक किया है वही काम आपने 30 जून तक किया होगा ना। क्या ख्याल है? इसमें कोई एडिशन या डिलीशन तो नहीं होने वाली, तो जो काम हमने बाद में करना है आज ही कर लेते हैं। तो इसलिए कमिश्नर बिल्कुल रिटर्न मांग सकता है 12 महीने से कम पीरियड की, अगर एक शख्स की डेथ हो चुकी है। हाँ, फिर वो ऑब्वियसली वो आर्गू किया जाएगा ना, बेटे आर्गू करेंगे या सब कुछ आर्गू करेंगे, नहीं सर हम चलाएंगे। तो देखिए उसने, कमिश्नर मे गिव अ नोटिस, उसने नोटिस दिया है कि रिटर्न जमा करवाएं आप, ठीक है, उसने भी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, तो आप उसके जवाब में बिल्कुल ये बात कर सकते हैं कि सर ये है, आप अपनी वो आर्गुमेंट दे सकते हैं। फिर अल्टीमेट फैसला तो उसने ही करना है, और अगर फैसला पसंद आया तो फिर अपील तो हमारे पास है ही, हम अपील कर लेंगे। द पर्सन हैज बिकम बैंकरप्ट और गॉन इनटू लिक्विडेशन, एक शख्स बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट आपको पता है क्या होता है? जब आपकी लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है और आपको पे करने के पैसे नहीं होते, जो कि आजकल पाकिस्तान
आपने लफ्ज़ सुना होगा जी हम डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं या बैंकरप्ट होने जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास लाइबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ना तो हमारे पास इतने एसेट्स हैं कि हम उनको बेच के ये पैसे दे सकें, और ना ही कहीं से हमें ये उम्मीद नज़र आ रही है कि हमारा इनफ्लो आएगा जिसकी वजह से हम ये कर्जा पे करेंगे। ठीक होगी बात। तो ये एग्जैक्ट सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की ये है, जो कि आपको मेरे से बेहतर पता है। तो पर्सन जो है या तो बैंकरप्ट हो जाए या वो बैंकरप्ट डिक्लेयर करके लिक्विडेट भी हो जाए। बैंकरप्ट होता है कि जी आप अनाउंस करते हैं, कोर्ट से ये अप्रूवल ले लेते हैं कि जी भाईजान मैं बैंकरप्ट हो गया हूं, और लिक्विडेशन उससे अगला स्टेप होता है कि उसके बाद आपके तमाम एसेट्स बेच दिए जाते हैं और जो कुछ भी पैसे मिलते हैं उससे आपके क्रेडिटर को कुछ ना कुछ जो भी हो सकता है वो मिल जाता है। सारा तो नहीं पे कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत जो कुछ भी होता है वो मिल जाता है, पौने पौने दाम जिसे कहते हैं ना, बिक जाता है। तो अगर कोई शख्स बैंकरप्ट हो गया या लिक्विडेशन में चला गया तो उसको भी कमिश्नर कह सकता है भाई रिटर्न अपनी जमा कराओ, अब तो हमारे पास बचा गया, अब तो कुछ भी नहीं बचा। ले जी, आप भी बड़े दिल बर्दाश्ता थे। एक दिन अब्बू के साथ गाड़ी पे जा रहे थे, सिग्नल पे खड़े थे, अब्बू जान हालात नहीं ठीक। हाँ बेटा मैं भी सोच रहा हूँ हालात तो बड़े ख़राब। अब्बू देखें आपने तो माशाल्लाह अच्छे वक्तों में ज़िंदगी गुजार ली, हमारा क्या है, हमारी तो ज़िंदगी अभी शुरू हो रही है, और ज़िंदगी अभी शुरू हुई है तो देखें 1600 बच्चा सी इंटर में पास हो रहा है, आर्टिकल पता नहीं कहाँ मिलने हैं, आर्टिकल मिल गए चलो पास कर लिया, फिर नौकरी पता नहीं कहाँ मिलनी है, नौकरी मिल भी गई तो पता नहीं तनख्वाह कितनी होनी है, और उसके बाद नौकरी रहनी भी है, पता लगे महीने बाद वो कंपनी फारग हो जाए जहाँ पे हमने नौकरी की है। कुछ हम भी तो ऐसे ही है ना, काम के वाले से हम भी फारग करा देंगे कंपनी को। तो अबू जान हालात बड़े ख़राब है। तो बेटे क्या सोचा फिर? अबू मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना इमिग्रेशन करा लूँ, कनेडा चला जाऊँ, कनेडा। हाँ तो बेटा फिर कनाडा वाले कहाँ जाएंगे? वो वहीं रहेंगे, वो वहीं रहेंगे, मैं कनाडा जाऊंगा ना, कनाडा वाले वहीं रहेंगे, तो वहाँ पे ना नौकरी अच्छी होगी, ज़रा ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तो फिर कितने साल के लिए जाओगे? अबू पक्का पक्का जाऊंगा, वापस क्या करने आना है मैंने, बस उधर ही रहेंगे हमेशा। अच्छा जब आप ये बात कर रहे थे ना तो आपकी गाड़ी का शीशा खुला हुआ था, साथ बाइक पे यामाहा पे ना 1984 मॉडल की यामाहा पे कमिश्नर बैठा हुआ था, उसने सुन लिया, उसने कहा अच्छा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, पकड़ उसको। अब बेटे ने कहा अब्बू जी चले छोड़े, कल किसने देखी है, चले सीधा एयरपोर्ट ही चलते हैं, अभी फ्लाइट पकड़ते हैं और जाते हैं। अब होंडा सिविक भगाई आपने। अब कमिश्नर कहा क्या ये अभी जा रहा है पाकिस्तान से बाहर? वो पीछे पीछे यामा उसकी 84 मॉडल। अब आप सिविक पे थे, आप 200 पे जा रहे हैं, यामा वाला उसकी 80 से ऊपर जाती नहीं है। खैर आप पहुंचे एयरपोर्ट, आपने उसी वक्त अपनी बोर्डिंग वगैरह कराई, जहाज का वेट किया, जहाज में बैठे, अब जहाज रनवे पे टेक ऑफ के लिए तैयार है। जैसे ही जहाज ने अपना थ्रस्ट ओपन किया, जेट इंजन खोले, कमिश्नर पहुंच गया एयरपोर्ट। किधर गया सर? वो तो जहाज में बैठ गया, वो देखे वो जहाज टेक ऑफ होने लगा, वो देखे स्पीड ऐसी की तरह से उसने यामा की वन व्हीलिंग की, पहुंचते पहुंचते रनवे पे आया और रनवे पे आके उसने अपना यामा खड़ा कर दिया। अब पायलट ने देखा यामा, उसने वहीं ब्रेक लगा दी। किधर भाई? ओ भाई तुम किधर? सर वो आपके वो प्लेन में ना वो एक शौकत बैठा हुआ है सर, ही इज अबाउट टू लीव पाकिस्तान परमानेंटली, उसे क्या रिटर्न जमा करा के जाए। मैंने ऐसे तो नहीं जाने देना। तो यार इतना तुझे तमाशा करने की जरूरत है? सर ही वॉज अबाउट टू लीव पाकिस्तान परमानेंटली, मैं तो नहीं जाने दे सकता, लिखा हुआ लॉ में द पर्सन इज अबाउट टू लीव पाकिस्तान परमानेंटली। अगर कोई शख्स पक्का पक्का पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहा है तो सर मैं तो उससे रिटर्न मांगूंगा। और किसी से मांगी थी जो गया था? अच्छा सर मैंने सोचा था वो वापस आ जाएगा, पर वापस नहीं आया। ठीक है जी, अच्छा वो तू बात कहीं और लेके जा रहा है। तो रिटर्न उतरो, जहाज से उतरो, रिटर्न इधर ही करो, जहाज खड़ा हुआ इधर ही खड़ा है कि नहीं जाता जहाज, रिटर्न रिटर्न रिटर्न। तू पायलट तू रिवर्स करके ला, ये जरा रिटर्न जमा करा ले। तो रिटर्न जमा कराएगा, फिर उसे जाने देगा। बात समझ आ गई? तो जब कोई शख्स पाकिस्तान से पक्का पक्का जाना चाहे तो फिर आप रिटर्न उससे मांग सकते हैं 12 महीने से कम पीरियड की। हाँ अगर वैसे कोई विजिट वीजे पे जा रहा है फिर खैर है, फिर खैर है। ओके अगली बात पढ़ेंगे और आपका दिल करेगा कि या तो गोली खुद को मार लें या कमिश्नर को मार लें। द कमिश्नर अदरवाइज कंसिडर्स इट अप्रोप्रिएट। लो कमिश्नर को जहां बेहतर लगेगा वो मांग लेगा। तो भाई फिर पहले 3 सिनेरियो बताने की जरूरत क्या थी? जब तूने अप्रोप्रिएट ही करना है, तेरी डिस्क्रिप्शन पे, या तो किसी से भी मांग ले। फिर ये क्या जी कोई मर गया, कोई लिक्विडेट हो गया, पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, फिर जब उसके पास अख्तियार आ गया कि किसी से भी मांग सकता तो बस ठीक है, पहले 3 सिनेरियो दिखाने की जरूरत क्या थी? फिर तो जरूरत ही कोई नहीं थी। तो बहरहाल उसने अब लिख दिया, उसको शायद 4 नंबर का सवाल पेपर में डालना था तो उसने ये दे दिया कि 4 पॉइंट तो लिखेंगे ना ये लोग। ओके द रिटर्न विल बी फर्निश्ड बाय द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। तो रिटर्न के अंदर या नोटिस के अंदर सॉरी जो भी डेट लिखी हुई है कि इस तारीख तक आप रिटर्न जमा कराएं, तो फिर उस तारीख तक आप रिटर्न जमा करवाएंगे। ठीक होगी बात? किसी का कोई सवाल? बस ये 4 पढ़ते हैं और फिर खत्म करते हैं क्लास। कैन कमिश्नर डिमांड अ रिटर्न ऑफ इनकम फ्रॉम अ पर्सन? आपने रिटर्न सिरे से जमा ही नहीं करवाई हुई, यहां पे तो आपने जमा कराई थी ना और अभी अगला साल कंप्लीट नहीं हुआ था, आपने रिटर्न पिछले साल की भी जमा नहीं कराई हुई। क्या कमिश्नर पिछले साल की रिटर्न आपसे मांग सकता है? इफ अ पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न
कमिश्नर मे बाय नोटिस रिक्वायर हिम टू फाइल इट। सर बिल्कुल नोटिस दे सकता है वो आपको कि भाई तुमने रिटर्न पिछले साल की क्यों नहीं जमा कराई, अब तो अगला साल भी खत्म होने वाला है, पिछले साल की रिटर्न तो जमा कराओ। तो फिर पिछले साल की आप रिटर्न जमा करवाएंगे विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। जिस दिन आपको नोटिस मिला उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप रिटर्न जमा करवाएंगे। द कमिश्नर में अलाउ अ लॉन्गर पीरियड और अ शॉर्टर पीरियड। ठीक है, 30 को 15 भी किया जा सकता है, 30 को 60 भी किया जा सकता है, ये कमिश्नर के पास इख्तियार है। ठीक होगी बात, यहां तक किसी का कोई सवाल? ठीक है जी, यहीं तक रखें। कल आप लोगों का टेस्ट भी है, आपको सिलेबस पता है जी, न्यूमेरिकली कोई भी चैप्टर हो सकता है, चैप्टर 16। ठीक है, यही बताया था ना आपको, ये सिलेबस बस ये सिलेबस है। सैलरी वगैरह न्यूमेरिकल कहीं से भी हो सकता है, न्यूमेरिकल के लिए सारे चैप्टर हैं और 7 चैप्टर 16 थ्योरी के लिए। अल्लाह हाफिज़।